पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में घरों में आग लगाकर हुई बर्बर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोई ठोस कार्रवाई तो की नहीं, उल्टे वो लगातार सियासी बयानबाजी जरूर कर रही हैं। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित शाह ने टीएमसी पर तंज करते हुए कहा है कि हम हर जगह चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी विचारधारा, प्रदर्शन और प्रोग्राम के आधार पर, ना कि विपक्षी नेताओं को मारकर और महिलाओं के साथ बलात्कार करके शासन करना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि हम विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या करके सत्ता हासिल नहीं करना चाहते हैं, यह बीजेपी की संस्कृति नहीं है। गौरतलब है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा हुई थी, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। शाह ने उन घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा, प्रदर्शन और कार्यक्रमों के आधार पर हर जगह चुनाव लड़ती है। यहां तक कि टीएमसी भी चुनाव लड़ने गोवा गई थी, लेकिन हम विपक्षी नेताओं को मारकर और महिलाओं का बलात्कार करके किसी भी राज्य पर शासन नहीं करना चाहते हैं। वहीं शाह ने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग अपनी पार्टी का चुनाव नहीं कर सकते, वो हमें लोकतंत्र के बारे में उपदेश दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि हम किसी भी चुनाव से डरते नहीं हैं, लेकिन हमारे पास एक इतिहास है कि कैसे डर से आपातकाल लगाया गया था। वहीं अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को भी जवाब दिया है। शाह आम आदमी पार्टी के उन आरोपों के बारे में जवाब दे रहे थे जिनमें केजरीवाल ने कहा था कि सरकार दिल्ली में डर की वजह से निकाय चुनाव नहीं करा रही है, क्योंकि वे हारने से डरते हैं। अमित शाह ने इस पर कहा कि हमें आपसे क्यों डरना चाहिए। अगर वे चुनाव जीतने के लिए इतने आश्वस्त हैं, तो वे 6 महीने बाद भी चुनाव जीत सकते हैं। कोई आशंका क्यों है? बीजेपी किसी भी चुनाव से नहीं डरती है। जीत या हार लोकतंत्र का हिस्सा है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में टीएमसी नेता की हत्या के बाद घरों में आग लगाकर हुई बर्बर हिंसा पर बीजेपी की रिपोर्ट ने सियासी घमासान और तेज कर दिया है। बीजेपी के एक जांच दल ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बीरभूम हिंसा पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बंगाल में पुलिस और राजनीतिक नेतृत्व की मिलीभगत से माफिया राज चल रहा है। रिपोर्ट के इन तीखे शब्दों के बाद वही हुआ जिसका अंदेशा लोगों को पहले से था। बीजेपी की रिपोर्ट आते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी भरी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी रिपोर्ट मामले की सीबीआई जांच को कमजोर करेंगी और उसमें हस्तक्षेप होगी। गौरतलब है कि बीजेपी के 5 सदस्यीय जांच दल में 4 पूर्व आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। बीजेपी के दल ने राज्य में कानून और व्यवस्था की ध्वस्त स्थिति को फिर से बहाल करने के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। इस दल में राज्यसभा के सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ब्रजलाल, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और लोकसभा के सदस्य सत्यपाल सिंह, राज्यसभा के सदस्य व पूर्व आईपीएस अधिकारी केसी राम मूर्ति, पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष और भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार शामिल थे। गौरतलब है कि बीरभूम जिले के रामपुर हाट के निकट स्थित बोक्तोई गांव में हिंसा में 10 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की 21 मार्च को हुई हत्या के बाद बदले की कार्रवाई के तहत 10 लोगों को जलाकर मार दिया गया। वहीं बीजेपी की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टीएमसी के शासन में कानून व्यवस्था का तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो गया है और पुलिस और राजनीतिक नेतृत्व के साठगांठ से राज्य में माफिया का शासन है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार प्रायोजित जबरन वसूली, कटमनी और तोलाबाजी बीरभूम हिंसा की मुख्य वजह थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और अखिल भारतीय पुलिस व प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कानून का राज स्थापित करने संबंधी नियमों का पालन करने का निर्देश देना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि रिपोर्ट में टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल के नाम का जिक्र है, जो स्पष्ट रूप से बीजेपी के प्रतिशोधपूर्ण रवैये को दर्शाता है। बोक्तोई हिंसा पर बीजेपी की रिपोर्ट जांच को कमजोर करेगी और इससे तफ्तीश में हस्तक्षेप होगा। मैं बीजेपी के इस रवैये की निंदा करती हूँ। उन्होंने कहा कि जांच में किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई दखल नहीं दिया जाना चाहिए। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र कांग्रेस का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के 25 बागी विधायकों ने अब सोनिया गांधी को पत्र लिखकर हंगामा खड़ा कर दिया है। सुलह सफाई की कोशिशें तेज हो गई हैं, लेकिन बागी विधायक अपनी बात पर अड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि असली खेला तब होगा जब ये सारे विधायक दिल्ली आएंगे। सूत्रों का कहना है कि बागी विधायक अगले 3 और 4 अप्रैल को दिल्ली आएंगे। इस बीच जानकारी यह है कि बीजेपी भी इस बगावत पर अपनी नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि सोनिया गांधी बागी विधायकों को दिल्ली आने से रोकने की कोशिशों में जुट गई हैं, क्योंकि दिल्ली से सीधा रास्ता कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात तक जाता है। कांग्रेस के 25 विधायकों ने राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार और सरकार में शामिल मंत्रियों के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अघाड़ी सरकार में कांग्रेस की उपेक्षा की शिकायत की है। इस बारे में विस्तार से सब बताने के लिए सोनिया से समय भी मांगा है। विधानसभा में कांग्रेस के 44 विधायक हैं, इनमें से 12 मंत्री हैं। नाना पटोले विधायक होने के साथ साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। पृथ्वीराज चव्हाण जी 23 में शामिल हैं। इन 14 के अलावा 30 विधायक हैं। उनमें से 25 विधायकों ने
ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस के लिए यह खतरे का संकेत माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी को पत्र विधायक संग्राम थोपटे के लेटर हेड पर लिखा गया है। थोपटे पुणे की भोर विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार विधायक चुनकर आए हैं। वो मंत्री पद की चाहत रखते थे, लेकिन ठाकरे सरकार में कांग्रेस ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया। जब से नाना पटोले ने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, उनका नाम इस पद के लिए चल रहा है। कांग्रेस के नाराज विधायक 3 और 4 अप्रैल को दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। इस दौरान दिल्ली में कांग्रेस का एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर लगेगा। वे वहां सोनिया गांधी से मिलने की कोशिश भी करेंगे। पिछले दिनों महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी HK पाटिल के साथ हुई समीक्षा बैठक में भी विधायकों ने अघाड़ी सरकार के कामकाज और कांग्रेसी मंत्रियों के रवैये को लेकर शिकायत की थी। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस की गुटबाजी और मंत्रियों की उदासीनता को दूर करने में पाटिल भी पूरी तरह नाकाम रहे हैं। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में उनके विधानसभा क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है। ना तो उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए फंड दिया जा रहा है और ना ही मंत्री उनकी मांगों पर गौर कर रहे हैं। इन विधायकों की नाराजगी शिवसेना और NCP से ही नहीं, कांग्रेस के मंत्रियों से भी है। विधायकों का कहना है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट हों या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान या कांग्रेस के अन्य मंत्री हों, कोई भी कांग्रेसी विधायकों का पक्ष मजबूती से नहीं रख सका है। कांग्रेस विधायक का यह भी आरोप है कि NCP और शिवसेना की विधायकों की तुलना में कांग्रेस को कम फंड दिया जा रहा है। इन कारणों से उन्हें अपने चुनाव क्षेत्रों में कार्यकर्ता और जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही कांग्रेसी विधायकों की नाराजगी सोनिया गांधी तक पहुंचने की खबर आई, महाराष्ट्र कांग्रेस भी हरकत में आ गई। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी CMP की याद दिलाई। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि कोरोना के कारण CMP पिछड़ गया था, लेकिन अब इसे तत्काल लागू किया जाए। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। लगातार चुनावी हार और गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल वाले G23 के साथ लंबी तकरार के बाद सोनिया गांधी को इसी बात का एहसास हो गया कि कांग्रेस को अपने कब्जे में रखने के दिन अब लद गए और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को क्या पक्ष और क्या विपक्ष झेलने को कोई भी तैयार नहीं है। ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार और कपिल सिब्बल से लेकर तेजस्वी यादव तक सब बारी बारी से राहुल गांधी की सियासत पर सवाल उठा चुके हैं। रही सही कसर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने निकाल दी, जिनमें मंच पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का ही कब्जा था। इन्हीं वजहों से सोनिया गांधी के पास G23 की बातों को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इस बात का दावा किया है कि G23 नेताओं की सभी मांग मान ली गई है और 3 महीनों के भीतर पार्टी में बड़ा बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी में चल रहे असंतोष पर कमलनाथ ने कहा कि G23 की सारी बातें मान ली हैं। वो सारे लोग हमारी पार्टी के हैं और हमारे मित्र हैं। अब अगले 3 महीने में आप बड़ा बदलाव देखेंगे। कांग्रेस में G23 समूह में शामिल नेताओं ने अगस्त 2020 में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस में सक्रिय अध्यक्ष और संगठन में बड़े विस्तार पर परिवर्तन की मांग की थी। चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में G23 खेमा संतुष्ट नजर नहीं आया। इसी महीने G23 में शामिल गुलाम नबी आजाद से सोनिया गांधी ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद ऐसा लगने लगा जैसे सारे विवाद फिक्स कर लिए गए। वहीं G23 में शामिल कपिल सिब्बल भी सीधे सीधे राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर चुके हैं। महंगाई पर प्रदर्शन के बाद PCC अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं हुए थे तब तक डीजल और पेट्रोल साथ ही गैस के दाम स्थिर रहे। चुनाव के तुरंत बाद कीमतें बढ़ा दी गईं। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेसी चुनाव मोड में कब आएगी तो उनका जवाब था कि चुनावी मोड में आना भारतीय जनता पार्टी का काम है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से जुड़ी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच फिर से मतभेदों की दीवार खड़ी हो गई है। मामला इतना बढ़ गया कि उद्धव ठाकरे ने जाकर शरद पवार से बातचीत भी की, लेकिन शिवसेना की चिंता अब भी बनी हुई है। वजह यह कि एक तरफ जांच एजेंसियों के निशाने पर शिवसेना के कई नेता ही नहीं बल्कि खुद ठाकरे परिवार है और इस मामले में शरद पवार की पार्टी उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। मदद करना तो दूर, उल्टे NCP बीजेपी को लेकर नरम रुख अपना रही है। उद्धव ठाकरे की परेशानी का यही कारण है। शिवसेना के सूत्र बताते हैं कि भाजपा जांच एजेंसियों के जरिए गठबंधन के नेताओं को निशाना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के कई ऐसे मौके गिनाए जब NCP को भाजपा पर हमलावर होना चाहिए था, लेकिन वह बैकफुट पर आ गई। मुंबई पुलिस ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को फोन टैपिंग मामले में साइबर विंग KBC ऑफिस में हाजिर होने को कहा था। हालांकि मुंबई पुलिस ने 13 मार्च को अपना फैसला बदल दिया। इसके बाद पुलिस ने फडणवीस के घर जाकर उसका बयान लिया। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी NCP नेता के पास है और इसी मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस विभाग आता है।
नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद जब शिवसेना, भाजपा और एनसीपी के बीच जुबानी जंग शुरू हुई तो इसी बीच उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कह दिया कि यह समय दोनों पक्षों की शांति बनाए रखने का है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनका जिक्र शिवसेना की तरफ से किया गया। पिछले साल स्पीकर से हाथापाई के आरोप में 12 भाजपा विधायकों को निलंबित किया गया था। इस पर भी अजीत पवार ने कहा था कि विधायकों को कुछ घंटों या कुछ दिनों की सजा दी जा सकती है, लेकिन 1 साल के लिए सस्पेंड कर देना उचित नहीं। दिलचस्प यह है कि जिस वक्त जांच एजेंसियों ने उद्धव ठाकरे के रिश्तेदारों को लपेटे में लिया तो एनसीपी नेता मजीद मनन ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि जनता ने नरेंद्र मोदी को जनादेश दिया है, उनके अंदर कुछ अच्छे गुण जरूर होंगे जिनके बारे में विपक्ष को पता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस की मुश्किलें कम होने की जगह और बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे वक्त में जब एनसीपी की युवा इकाई शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है और शिवसेना के संजय राउत खुलकर कांग्रेस से यूपीए पर अपना मालिकाना हक छोड़ने को कह चुके हैं, G23 के नेता गुलाम नबी आजाद शरद पवार से मिलने पहुंच गए। इस खबर के सामने आते ही कांग्रेस की सियासत में हलचल काफी तेज हो गई। वह भी तब जब सोनिया गांधी के करीबी कमलनाथ यह दावा कर चुके हैं कि G23 की सारी मांगें मान ली गई हैं और 3 महीने के अंदर कांग्रेस में बड़े बदलाव कर दिए जाएंगे। गुलाम नबी आजाद और शरद पवार के बीच मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब G23 के नेताओं ने कांग्रेस के सभी स्तरों पर सामूहिक और समावेशी नेतृत्व का आह्वान किया है और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बड़ी विपक्षी एकता बनाने की जोरदार हिमायत की है। बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस और शिवसेना को एक साथ लाने में कामयाब रहे पवार को विपक्षी एकजुटता के लिए महत्वपूर्ण नेता माना जा रहा है। पवार के करीबी सूत्रों ने कहा कि राकांपा प्रमुख संसद सत्र के दौरान जब भी राष्ट्रीय राजधानी में रहते हैं तो आजाद उनसे मुलाकात किया करते हैं। पार्टी में 5 विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही तनावपूर्ण माहौल है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कलह के बाद पार्टी के G23 समूह ने गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि सोनिया गांधी की ओर से G23 समूह के नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं ने नए सिरे से गोलबंदी शुरू कर दी थी। इन नेताओं ने बयान जारी कर कांग्रेस आलाकमान को सामूहिक नेतृत्व की नसीहत दे डाली। हालांकि राहुल गांधी के साथ भूपेंद्र हुड्डा और सोनिया गांधी के साथ गुलाम नबी आजाद की बैठक के बाद सुलह के आसार दिखने लगे थे। मनीष तिवारी और तनखा के बाद आनंद शर्मा तो सोनिया गांधी से मिले ही हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ दोबारा 10 जनपद पहुंचे थे। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में शुरू हुआ सियासी घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा है। पंजाब कांग्रेस की आंतरिक कलह अब इतनी बढ़ चुकी है कि नेता एक दूसरे को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ताजा मामले में लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने नवजोत सिंह सिद्धू पर करारा हमला बोला है। बिट्टू ने बेहद तीखे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पंजाब में गधों पर दांव लगाया था। मिसाइल हमने पाकिस्तान की तरफ दागना था, लेकिन वो हमारे ही तोशाखाने पर गिर गई। पंजाब में हमारी हार अनगाइडेड मिसाइल के कारण हुई। पंजाब में अध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन वो गधा ना हो। उन्होंने कहा कि सिद्धू का तो नाम मत लीजिए, उन्होंने गधों से शेरों को मरवा दिया। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। हमारी पार्टी वो है जिसके आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए 35,000 लोग शहीद हो गए। जब उस समय पार्टी मुसीबतों से निकल गई तो अब सिद्धू जैसों की वजह से हुई स्थिति से भी हम निपट लेंगे। बिट्टू ने कहा कि आप सिद्धू साहब जैसों की बातें क्यों छेड़ते हैं। हाल ही में भारत की एक मिसाइल गलती से चल गई, लेकिन वो सही तरह पाकिस्तान चली गई। लेकिन सिद्धू साहब ऐसी मिसाइल हैं जो चलती भी अपने ही घर में है। बिट्टू ने आगे कहा कि पता नहीं, ये भी हो सकता है कि बीजेपी ने सिद्धू वाली मिसाइल हमारे यहाँ भेज दी हो। ये हमारे परिवार में आकर हमारे घर में ही फट गई। गौरतलब है कि कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कांग्रेस नेता लगातार उन पर गुस्सा उतार रहे हैं। वहीं बिट्टू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का समर्थन किया है और उन पर हमला बोलने वालों पर भी निशाना साधा है। हालांकि बिट्टू ने कांग्रेस हाईकमान को लेकर कहा कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। वहीं बिट्टू ने यह भी कहा है कि कुछ लोग कहते थे कि मुझे ऐसा कर दो तो मैं ऐसे कर दूंगा। जो गब्बर सिंह बने थे, चुनाव में उन सब की हवा निकल गई। पार्टी को भी समझ आ गया कि इन पर गलत भरोसा किया था। बिट्टू की यह बात चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू को जोड़कर देखी जा रही है। हालांकि इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हाथी हाथी ही होता है। सिद्धू के इस बयान को बिट्टू की टिप्पणी से जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल पंजाब कांग्रेस की आंतरिक कलह अब खुलकर सबके सामने है और पार्टी में 1-2 नहीं बल्कि कई धड़े बन चुके हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में पार्टी इससे कैसे निपटती है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया।